क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? बांसुरी बन रही है। हम पीलीभीत में हैं, जो कि जाना जाता है इन बांसुरियों के लिए, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि देश विदेश में करीब 80% जो बांसुरियाँ सप्लाई की जाती हैं वो इसी पीलीभीत से की जाती हैं। और हम ऐसे एक परिवार के बीच आए हुए हैं जिनका ख़ानदानी काम है, पुश्तैनी काम है बांसुरियाँ बनाने का। तो आप देख सकते हैं मेरे अगल बगल तमाम बांस रखे हैं, अलग अलग साइज़ के, छोटे बड़े, काफ़ी बड़े, है ना, अलग अलग साइज़ के आप देख सकते हैं रखे हुए हैं। और हमारे साथ हैं, क्या नाम है साहब का? इकरार नबी। इकरार नबी जी। तो इकरार मियाँ है हमारे साथ, वो बांसुरी बना रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं साथ साथ कि ट्यून सही है कि नहीं। तो इकरार जी हमको आज ये पूरा तरीका बताने वाले हैं कि बांस कहाँ से आता है, कैसे बांसुरी बनती है, और जब बजने लायक बनती है उसके पहले क्या क्या चीज़ें, कैसे चेक किया जाता है कि सही है कि गलत है। और भाई साहब बांसुरी तो ऐसी बजाते हैं कि एकदम मज़ा आ जाएगी सुन के, क्योंकि हम थोड़ा सुन चुके हैं, ऐसा नहीं कि आए और सीधे माइक लेके शुरू हो गए, थोड़ा उन्होंने बांसुरी बजा के हमें सुनाई है। तो आप लोग को भी इकरार जी सुना देंगे थोड़ा सा। गाना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा है, और मैं नहीं बताने वाला हूँ कौन सा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा जब ये वीडियो देखिएगा, आगे वीडियो देखने से पहले, कि ये गाना कौन सा था। तो इकरार जी कब से काम कर रहे हैं? मैं तो जन्म से ही काम कर रहा हूँ और मेरे यहाँ पर मेरी उम्र हो गई है 46 साल जी। 40 साल से काम ही कर। जी। मैं पढ़ने के बाद ये इसी में लग गया सारा। जी। थोड़ा हमें समझाइए कि कैसे बनती हैं ये जो चेक कर रहे हैं मशीनें आपकी, कौन सी हैं, ये बांस कहाँ से आता है, पूरा सिस्टम। तो देखिए ऐसा है, इसमें 5 काले 7 सफ़ेद सुर होते हैं। हारमोनियम जिस तरीके से मिडिल ऑक्टेव और लो ऑक्टेव और हाई पिच, ये 3 तरह का इसका बांसुरी होता है। तो जो छोटी होती है वो हाई पिच और मीडियम में, और फिर लो ऑक्टेव जो है वो बेस में कहलाता है। तो इसको हम 3 तरीके से हम बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गया मेरे लिए, मतलब आप जितना आसानी से बोल गए ना कि ये 3 तरह की होती हैं, और अंग्रेज़ी के आपने 3-4 शब्द बोले, लो ऑप्टिक्स और तमाम चीज़ें, समझ में नहीं आया बिल्कुल कुछ भी। थोड़ा सा ऐसा बताइए कि जो हमारा व्यूअर है बहुत ही आम दर्शक है ना, जिसने बांसुरी सिर्फ सुनी है, पता नहीं क्या होता है। जी। तो इसमें सी स्केल की बांसुरी हम ये लें तो ये लार्ज स्केल हो गया। ये लार्ज, इसके बाद एक छोटा आएगा, इसके बाद ये इसका मीडियम कहलाता है, और फिर इससे एक छोटा आएगा वो। ये बांसुरी तीनों, एक टिप की बांसुरी है, एक मिडिल के साथ क्लास है, मिडिल में बजाने वाले लोग हैं वो बजाते हैं, एक ये बेस का फ्लूट है जो बेस में बजता है। तो इसका बेस, मिडिल एंड हाई पिच 3 तरह की बांसुरी बनती है एक स्वर की। ये जानकारी की बात है कि एक स्वर की 3 तरह की बांसुरी बनती है, बेस, मिडिल एंड हाई पिच। मतलब जैसे कि मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एक से कम आवाज़ आती होगी, एक से और ज़्यादा, और एक से और तेज़ आवाज़ आती है। वो बेस के हिसाब से साइज पे डिपेंड करता है। बेस का फ्लूट है वो, उसका भारी आवाज़ होता है, मिडिल क्लास का थोड़ा कम होता है, और हाई पे ट्रिप की फ्लूट होती है, बहुत तेज़ी से जो
एकदम हम ऊंचा गाते हैं, ऊंचा या गाना होता है तो उसमें ट्रिप के जो है वो उस तक पहुंचाई जाती है। जितनी बड़ी बांसुरी होगी उतने ज़्यादा तेज आवाज़ आएगी। जी, नहीं, बड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगती मेहनत भी ज़्यादा लगती है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो एक एक स्वर इसका चेक करना पड़ता है, एक एक होल चेक करना पड़ता है, इसका डायमीटर कितना है, इसका लेंथ कितनी है, तो हर चीज़ को वॉच करके इसमें बांसुरी को बनाया जाता है। बारीक काम, ऐसा नहीं कि बांस उठाया, चार छेद किए, है ना, आगे से। इसमें उस्तादी का काम है। कभी कभी ऐसा होता है हम जब बांसुरी बना लेते हैं, अभी हमने इस बांसुरी को चेक करा तो इसका ये जो चकोर वाला जो है, ये इसमें एक थोड़ा सा एक इसका पता उसका उतरना है। हालांकि ये मेरा ट्यूनर इसको कंसुरी बताने लगा, लेकिन मुझे मालूम कहाँ से ये होगा, तो मैंने उस चाकू से सेट करके और उसको अपने ट्यून में ले लिया। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बड़ी बारीकी की हैं, जो समझने की चीज़ें हैं, और अगर जो जानता है वो इसको कर लेता है। ये काम किसने सिखाया? मेरे पिता, दादा, पिता सब लोग इसी काम में। कब से ये काम? हाँ, ये 5 पीढ़ी काम कर रही है। शेख नत्था के ज़माने से इस पे काम हो रहा है। और यहाँ पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले बहुत करीब कभी कारीगर हुआ करते थे। 4-5 हज़ार संख्या की इसमें थी। और औरतें, बच्चे, आप देख सकते हो कि बहुत तादाद में इसमें यहाँ माल आता था आसाम से, और यहाँ पर हमारे ख़ानदान में ये काम होता था और हमारे बाप दादा ने इस काम को फैलाया यहाँ। तो यहाँ बहुत लोग जुड़ गए, गरीब लोग जितने भी थे इस पर काम करने लग गए, और उस पर अच्छी मजदूरी होती थी। अब इसमें थोड़ा सा ग्रहण लग गया। ग्रहण के बारे में बात करेंगे बाद में, थोड़ा हमें बताइए कि कैसे बनती, कैसे शुरू कैसे करते हैं, कहाँ से? हम ऐसे करते हैं, ये पहले तो ये 7 फीटा बैम्बू आता था, पहले लंबे बैम्बू आते थे। अभी ये नहीं आ रहा, अभी ये पीसेस में आ रहा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम, रेलवे की प्रॉब्लम है, बुक नहीं कर रहा है। तो हम इसको पीस में लाते हैं, और पीस में हम इसके साइज़ वाइज इसको वहाँ से जो है बुक करा देते हैं आसाम से। तो यहाँ पर ट्रक द्वारा यहाँ पर आ जाता है माल। उसके बाद हम इसमें शटरिंग करते हैं कि हमारा माल, जैसे ये बैम्बू है तो थोड़ा सा टेढ़ा है, ये नहीं चलेगा। जो सीधा बैम्बू है उसको हम जो है वो देखेंगे कि सीधा कौन सा है, टेढ़ा कौन सा है। और हमारे पास एक इंची टेप है हमारे पास, ये इसको हम अपना साइज़ में ये हमारा कौन सा साइज़ है, ये हमें जो है इंची टेप बताएगा हमारा, और ये बताएगा कि इसको हम साइज़ में कौन से साइज़ में इसमें डाल सकें, कौन से स्वर की ये बांसुरी बनेगी। अब ये 14 इंच का है। 14 इंच का मतलब होता है हमारा बी साइज़, बी की फ्लूट्स यानी ई नोट्स, बी की फ्लूट बनेगी ये। तो इसमें हम अब एक चीज़ तो पता लग गई कि इसमें लेंथ है, दूसरी हम ये देखेंगे इसमें डायमीटर हमारा कैसा है। तो कोई चपटा होता है, कोई टेढ़ा होता है, तो हमें गोल डायमीटर निकालना है इसका, और डायमीटर भी परफेक्ट निकालना है कि इसका जो है करीब 15 इंची डायमीटर इसका होना चाहिए। तो ये फ्लूट बन के फिर हम इस पर इसका जो मार्किंग है, कितने कितने होल किस जगह पे होना है, क्योंकि डिस्टेंस होती है होल में, तो कहाँ पर जी छेद बने हुए हैं। हाँ, ये सबके बीच बराबर साइज रहता है, डिस्टेंस। हाँ, एक साइज़ की हमने बांसुरी काटी, उसका हमारा मेजरमेंट है, हम रख के उस पर मार देते हैं निशान, और उसके बाद इस पर होल कर देते हैं। होल करने के बाद ये टोन में बांसुरी आ जाती है। फिर इसमें एक कॉर्क होता है बुश, वो डालते हैं, और बुश को हम जैसा कि आपने ये बांसुरी देखी होगी, यह एक बुश लगा है, ये बुश लगा है। क्या चीज़ है ये कॉर्क है, कॉर्क कहलाता है। कॉर्क हम यहाँ फिट कर देते हैं, जिससे ये साउंड इसकी तैयार हो जाती है। तो ये सब ये डिस्टेंस है, ये इतनी दूरी, ये इतनी दूरी, ये हाँ, ये करीब हो गया यहाँ। ये डिसाइड तो इसको सेटिंग करी है हमने कि सा हमारा, अगर यहाँ हम सा बोला रहे हैं तो सा बोलना चाहिए, रे बोलना चाहिए, गा बोलना चाहिए। अब ये जो है बी का फ्लूट है, इसका हाई पिच बुला रहा हूं मैं। ये अब इसका ये बी नोट है,
एक मिनट। सा गा रे रे रे। ये साउंड जो है वो हमारी इससे मैच होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ये बांसुरी करेक्ट है, एकदम सही है। तो इसी प्रकार से हम जो है हरिप्रसाद चौरसिया, रोनू जी और तमाम ऐसे बजाने वाले कलाकार हैं जो कभी हमारे पास भेजते हैं ऑर्डर, तो हम उनको यहाँ से बनाकर भेजते हैं। जी जी। तो अब इसमें करीब 5वीं पीढ़ी काम कर रही है हमारे। 5वीं पीढ़ी काम करती है। कितने आपके घर में लोग हैं जो फिलहाल ये काम करते हैं? लोग तो दरअसल हमारे सभी सारे भाई यही काम करते थे और इसी पूरा ख़ानदान इसी में लगा हुआ है। जी, अब ये नई जनरेशन जो आई है 5वीं वाली, ये थोड़ा दिल्ली उल्ली इधर उधर भाग गए और कुछ नया करने की सोच रहे हैं कि इसमें बड़ी मेहनत है, इसमें बड़ा उठाई बिठाई है। और जाहिर सी बात है, मेहनत की आपने बात की, एक दिन में कितनी बांसुरी आप बना लेते हैं? बांसुरी देखिए वो चालू टाइप की तो बांसुरी तो बहुत करीब 300-400 बन जाती हैं, जो बच्चों में बाजारों मतलब आपने मेलों में जो मेलों में हमने देखा है कि सामने से जो है हम जो नॉर्मल लोग हैं, लेमैन आदमी, इसको नहीं पता सुर संगीत के बारे में, जो अभी आप बजा रहे थे, वो सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और मैं इतना जानता हूँ, मैं समझ कम पाया। हालांकि जो सुर और संगीट के जानकार है, जो हमारा वीडियो देखेंगे, उनको ये बात ठीक समझ में आएगी। तो हम लोग जब मेले में घूमते तो देखते हैं, तो सामने से छोटी सी बांसुरी आती है, 4-5 छेद होते हैं, वही टू 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 करते रहो, आता जाता कुछ नहीं, वही देखा है। और जो हमने अपने कृष्ण कन्हैया भगवान जी को देखा है, वो इस तरह की बांसुरी बजाते हैं। कितने तरह की बांसुरियाँ होती हैं? बांसुरी जैसे कि मैंने बताया ना कि ये एक साइड है, इस ऐसे बजती है, एक स्ट्रेट इस तरीके की फ्लूट होती है। 2 टाइप की, एक होता है कृष्णा फ्लूट टोटीदार, यहाँ पर एक अलग से जिन लोगों को साइड फ्लूट बजाने में परेशानी होती है, तो वो यहाँ पर एक हम उसका वो लगा देते हैं, तो यहाँ से फूंक डालने पर वो आराम से बच जाती है, जो लोग नहीं बजाते हैं। तो ये 3 तरीके के फ्लूट हैं। और मेटल सबसे इजी कौन सी होती है? सबसे कोई नया आदमी से मैं हूँ, जैसे आज बांसुरियाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ना, मैं सीखना चाहूँ, मान लीजिए अगर बांसुरी बजाना, तो शुरुआत किससे करनी चाहिए? बात हम स्ट्रेट फ्लूट से करेंगे। इसमें ऊँगलियाँ फॉरवर्ड करेंगे हम। ऊँगलियाँ हमारी सारे गामा जल्दी से इस पर ज़्यादा जल्दी से उड़ जाती हैं, उसको बजाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन इसका एक टाइमिंग है, इसको हमने 2-1 महीने इसका सीखा, लेकिन आप इस पे ही आना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा फ्लूट हमारे पास ये रखा हुआ है, तो ये इतना लंबा हो जाता है। फिर और लंबी फ्लूट्स आती हैं, तो वो उसे आप कैसे पकड़ोगे, इसलिए इसको साइड में घुमा दिए थे। तो साइड फ्लूट पे ही आना पड़ता है लौट कर, घूम फिर के आना पड़ेगा। हाँ, शुरुआत कर सकते हो सामने वाली से सीखने के लिए, सकते हो उस पर, सीख सकते हो उस पर। लेकिन साइड फ्लूट अगर आपने पकड़ लिया शुरू से ही, तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी उंगलियां भी फॉरवर्ड हो जाएंगी और आप बजा भी अच्छे पाओगे। हाँ, मतलब थोड़ा टाइम जरूर शुरू में लगेगा, पर जो होगा वो पक्की चीज़ होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी क्लासिकल फ्लूट बनाने में टाइम तो लगता है सर। अभी इसमें अगर हम 10-20 पीस पर डे जो है वो बना कर रेडी, हाँ, लेकिन उसमें पूरा काम नहीं होता, सिर्फ इतना काम होता है उसमें कि हम इसको ट्यून में ला के छोड़ देते हैं। फिर इस पे जो है रेकमा, इस पे बफिंग होती है, इस पे बफिंग इसको पॉलिश करते हैं सैंड पेपर से इसको घिसते हैं। फिर इस पे पॉलिश का ये इस पेपर से जो है इसको पूरा इसका जो मैल का हम अभी देख रहे हैं बांस थोड़ा सा, जी हाँ, गंदा सा है, इसके ऊपर इसको घिस के साफ करते हैं। हाँ, घिस के इस तरीके से साफ करते हैं। ये एक आदमी इस पे ही बैठा रहता है, इस पे घिसने के लिए, जब तक ये इसकी बिल्कुल सही तरीके घिस नहीं जाता, चिकना न। अभी हमने इसको फ्राई करके ही बताया आपको, ये बैम्बू फ्राई कर रहा था मैं। तो फ्राई करने इसके अंदर नमी, इसके, हाँ, ये भट्टी है, इसी से हम जो है ये हमारे सूजे हैं जिससे हम इसको होल्स करते हैं इसका। और होल्स करने के बाद जो है वो पंखा सा है छोटा सा, जी पंखा है। तो इसमें ये सलाखें जो हैं इसकी रॉड, ये गरम करके इस पर लाल हो जाती है। साइज की होती है, सब अलग साइज की। ये इसको पहले छोटा सुराग होता है, इससे पतला है ये छोटा सुराग करते हैं, फिर हम बड़ा करते हैं इससे। ये चीज़ चलती है। मतलब पहले जब छेद करना होता है सादे बांस में, तो पहले छोटा करते हैं, फिर उससे बड़ा करते हैं। कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं। जी कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इस तरीके से जो है वो बांसुरी बड़ी कई उसमें जाके तैयार हो पाती है, कई उसे देना पड़ता है टाइम। अब ये हम इस टाइम में जो है जैसे हम यहाँ पर छेद करके इसको छोड़ देंगे टोन में, फिर बफिंग होगी, फिर पॉलिश होगी, फिर डेकोरेट किया जाएगा इसको, फिर ट्यूनिंग चेक होगी। अच्छा। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्यूनिंग फिर कहीं गड़बड़ हो। फिर ट्यूनिंग करने के बाद फिर इस पर नंबरिंग होगी, नंबरिंग होने के बाद फिर ये उसके अंदर जाएगा, एक थैली के अंदर पैक होगा, पैक होने के बाद फिर ये मार्केट में जाएगा। तो जाता है यहाँ से, दौर से गुजरती है, कई दौर से गुजरती है। लंबा प्रोसेस आपने बताया। लंबा प्रोसेस। जाता कहाँ कहाँ? जाता तो ऑल ओवर इंडिया हमारी बहुत सप्लाई है। हमारा महाराष्ट्र है, हमारा साउथ है, ये सब पूरा हमने सब जगह जाता है यहाँ से। सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है? क्योंकि उसी से मुझे समझ में आएगा शौकीन कहाँ ज़्यादा बांसुरी। सबसे ज़्यादा मद्रास और मुंबई, दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बहुत खपत है बांसुरी की। और क्योंकि म्यूज़िक का ही काम उधरी है, और साउथ में तो यह है कि अगर म्यूज़िक नहीं सीखा है आपने तो कुछ आप बिल्कुल बेकार है। आपके पास कोई भी डिग्री है लेकिन अगर म्यूज़िक वाली चीज़ नहीं है आपको, या लड़की है उसकी शादी तक नहीं होती। हमने देखा कि कथक जानते हो, बोले हाँ कथक, तो शादी हो जाएगी तो सही है। कथक नहीं जानते हो या म्यूज़िक में किसी कोई शौक़ नहीं है तो आप एक तरीके से आपके अंदर कोई योग्यता नहीं है, उसे अच्छा नहीं मानते हैं साउथ के अंदर। ऐसे ही महाराष्ट्र में जितने भी लोग गाने बजाने वाले हैं सब वहीं हैं, और एक वहाँ पर शौक़ भी है लोगों को, वहाँ गुरुकुल भी हैं, वहाँ स्कूल भी हैं, लोग सीखते हैं इसको। और यहाँ यूपी इस चीज़ से अनभिज्ञ है। सबसे कम मामला यूपी में तो है ही नहीं, यूपी में तो बस ना के बराबर ही है। हाँ, यूपी से हम चिराग तरह अंधेरे जैसी बात है। बनती सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। दावा किया जाता है कि 80% पीलीभीत से जाती है। अब मथुरा की बात कह लें तो हम तो कहते हैं, और कई बार हमने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे ख़ानदान में या हमारे जो पुरखे रहे हों, कहीं ना कहीं कनेक्ट श्री कृष्ण जी से हमारा ज़रूर कोई रिलेशनशिप ज़रूर रही होगी, जो वो बांसुरी बजाते रहे और हम बनाते रहे, हमारा ख़ानदान बनाता रहा। तो ये एक तरीके का संदेश भी देती है कि गंगा जमुना तहजीब जो आज हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है बोटिंग भी हो रही है, और एक दरिया ये उनके बीच कायम किया जा रहा है। तो बांसुरी एक ऐसा संदेश देती है, देखो मुसलमान इसको बनाते हैं और हिंदू बजाते हैं, तो ये एक संगम है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तहजीब को, परंपरा को चलने दिया जाए, और यही चलता रहेगा, और इससे कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। शुरू से मैं एक बात करता हूँ, जैसे आपने बांस की बात की थी, ये बांस कहाँ से आता है? आपने बताया बाहर से आता है। पीलीभीत में यहाँ पे आसपास आपके इधर नहीं होता ना? हमारे इधर उधर यहाँ पर ऐसा क्वालिटी तो बांस तो बहुत होता है यहाँ, लेकिन जो खबरेल का बांस है, जो उसके अंदर हट्स के अंदर जो यूज़ होता है वो बहुत मोटे दल का होता है, जिसमें स्वर नहीं होता। तो इस वजह से फेल है। ये एक जगह है वहाँ पर सिलचर, आसाम के अंदर, वहाँ अलग अलग जंगल हैं और अलग अलग टाइप के बैम्बूज हैं, बहुत जंगल हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो वहाँ के जंगलों को सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा बैम्बू हमारे मतलब का कौन सा है। वहाँ कुछ चुनिंदा हमने जंगल छांट रखे हैं जहाँ से हम माल मंगाते हैं। तो ये इसकी क्वालिटी अलग होगी, इसके जो ये आपको इतना थिकनेस नहीं होगा इसके अंदर, इस तरह के यहाँ हो ही नहीं पाते आप। हाँ, अगर हम इसको हट वाला यूज़ करेंगे तो उसमें स्वर नहीं होता, बात ही नहीं बनती है। तो इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ आसपास में हालांकि उत्तराखंड में भी है और जगह भी है, लेकिन वो बैम्बू काम का नहीं। अच्छा, जैसे कि पीलीभीत की बात करें तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सरकार की एक योजना है, जिसमें वो तमाम अलग अलग जगहों पर यूपी के जो सभी 75 ज़िले हैं, वहाँ जो भी कोई ख़ास चीज़ है या कोई ख़ास चीज़ बनती है उसको उस योजना के अंतर्गत लाते हैं। तमाम तरह के लाभ देने की ऐसी दावा से बातें सरकार की तरफ से की जाती हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पीलीभीत में शायद यही बांसुरी है ODOP में, तो इसके तहत कुछ हुआ, कुछ लाभ आप लोग को मिला? देखिए, यहाँ का जो इस टाइम हालात हैं वो ये है कि 250 से 300 आदमी यहाँ इस वक्त मौजूद है काम करने वाला, जो बांसुरी घरों में बांसुरी बनती है। औरतें लोग भी लगे बचे, लेकिन 250 तक आसपास होंगे, इससे ज़्यादा यहाँ कारीगर नहीं है। और अच्छे कारीगर मुश्किल से 5-7 होंगे, और जो बाकी बच्चों वाले तो बहुत है। तो कुल मिला के ये तो हुआ कि जो पिछली सरकारें आई उन्हीं ने जो था इसको एक जनपद एक उत्पाद जैसा योजना, ऐसी तरह की कोई योजना नहीं निकाली और इसको नहीं जोड़ा। तो जहाँ था वहीं रहा, और हम लोग लिखा पढ़ी भी करते रहे, अखबारों में भी देते रहे कि पिछड़ रहा है, लेकिन किसी सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया। ये बात तो कहना पड़ेगी, योगी जी ने एक काम तो ज़रूर करा है कि एक जनपद एक उत्पाद के लिए जो बनाया
उसमें एक पहचान तो मिली गई बांसुरी को कि हाँ पीलीभीत के अंदर बांसुरी बनती है, या सहारनपुर के अंदर लकड़ी का काम होता है, या मुरादाबाद के अंदर पीतल का काम होता है। अभी तक तो बहुत लोग जानते ही नहीं कि कहाँ क्या चीज़ कौन सी बनती है। तो एक पहचान तो मिल गई, लेकिन इसके साथ साथ जो होना चाहिए कि एक आर्थिक सहायता, उसमें कोई ज़्यादा बढ़ नहीं मिल पाया हमें, क्योंकि बहुत छोटे लोन हुए, 50-50 हज़ार के, किसी का 1 लाख का, 2 लाख का, 4.5-5 लाख रुपए का तो ट्रक आता है माल भर के। वो 50,000 1 लाख रुपए लेके क्या करेगा? वो तो खा जाएगा उसको, या कुछ अपने ज़रूरत वाले काम करेगा उसमें जो आवश्यकता है उसकी। तो ऐसी कंडीशन में जो काम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया, जहाँ है वहाँ एक 19-20 का हिसाब रहा। आप ये कह रहे हैं कि जितना पैसा मिलता है छोटे मोटे काम के लिए तो ठीक है, पर अगर कोई काम बढ़ाना चाहता है ना, चाहे तो नहीं लगा पाएगा इतने पैसों में। कहाँ से? 50,000 में कौन सी इंडस्ट्री लग जाएगी? 1 लाख में कौन सी इंडस्ट्री लग जाएगी? आज पान का खोखा नहीं मिलता 50,000 में लगता। तो ये सब सोचना चाहिए सरकार को। अगर वाकई इसमें दिलचस्पी ले रही है सरकार, तो कुछ ना कुछ उठा के खड़ा कर दे लोगों को। यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, अगर ये भी अगर ख़त्म हो गए तो फिर बांसुरी ही ख़त्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, यहाँ से बनाने वाले लुप्त हो जाएंगे। आप कह रहे हैं ओडीओपी के तहत पहचान तो मिली है, जिसके लिए आप तारीफ भी कर रहे हैं, पर इसमें एडिशनल चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि भाई अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको पहली बात तो पैसा मिल जाए, है ना, कम ब्याज दरों पे। मैंने ये प्रचार प्रसार के लिहाज से अब प्रचार प्रसार खूब हुआ है। हमारे पास एक तो ये है कि 10 साल से हमारा एक्सपोर्ट बंद है। क्यों बंद है हम नहीं जानते। हमारा 10 साल पहले इतना एक्सपोर्ट होता था कि यहाँ से ट्रक भर भर के माल बम्बई, दिल्ली, मुरादाबाद इनडायरेक्ट वे में अमेरिका पहुँच जाता था, और डायरेक्ट वे में हम खुद सप्लाई करते थे। अब कोई ऑर्डर नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये तो हम भी नहीं पहचान पा रहे हैं ऐसा क्या हो पाया है कि बाहर फॉरेन कंट्री को क्या हो गया कि पूछा, वो करें कि पीछे ही से कुछ पता ही नहीं है, इसका कुछ कोई सही जवाब ही नहीं मिलता कि आखिर ये चीज़ जो हमारी एक्चुअल होता क्या था कि गिफ्ट के तौर पे इसको अमेरिका या कहीं पर भी है कि अगर कोई सामान उनने 10,000 रुपये का लिया तो एक बंडल उसको गिफ्ट में दे दिया, ये बांसुरी का बच्चों के लिए। ये सब वहाँ पर इस तरीके से सेल होता था, और जो अच्छी बांसुरी थी वो बजाने वाले वहाँ पर भी हैं, तो वो चूज़ करते थे और लेते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्ट ही बंद है, बिल्कुल बंद है। हमारे यहाँ सेक्टर को माल जाता था, लेकिन आज हम बिल्कुल नहीं है। तो ये एक समस्या हो गई। यहाँ का माल कहाँ, अब मार्केट रह गया। अब लोकल मार्केट में जो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ के मेले पिट गए सारे। इधर कोरोना बीच में आ गया, तो ये सब चीज़ों ने इसको ख़त्म कर दिया एक तरीके से। मेले ख़त्म हो गए, मेलों के अंदर जो खपत होती वो भी ख़त्म हो गई। सबसे बड़ा मार्केट हैदराबाद था, अहमदाबाद था, और आपका कानपुर में जाती थी काफ़ी। इस तरीके से कई ऐसे, महाराष्ट्र था, तो महाराष्ट्र में गणपति पे बहुत बिकती थी बांसुरी, इतनी कि कम से कम 100-200 कहना चाहिए कार्टून माल वहाँ पर पहुँच जाता था गणपति से पहले। तो ये सब क्यों नहीं जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्या हो गया इसको। आप जाते नहीं यहाँ जो ओडीओपी से जुड़े जो अधिकारी होंगे, जिला प्रशासन के अधिकारी होंगे, उन्हीं ने वर्चुअल इसका एग्जीबिशन इसकी में दी है, वर्चुअल एग्जीबिशन करी है बाहर, और वहाँ के बायर से भी बात करी है, हमारे से प्रोडक्ट भी लिए हैं कि वहाँ पर उन्हीं ने उस सैंपल के तौर पे भेजा है। अभी कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया उसका, क्या हो रहा है। आप कह रहे कुछ हो रहा है, पर तेजी नहीं है, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है, और योगी सरकार आई तो उस पर कुछ ना कुछ होगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं हम, ऐसी उम्मीद है हमें। तो थोड़ा अब हमको चल के अंदर एक कमरा बता रहे थे, सौरभ भाई हमारे साथ हैं, रिपोर्टर हैं, और हमको वही लेकर यहाँ पर आए हैं। सौरभ भाई जैसे ये बता रहे हैं भाई साहब की ओडीओपी को लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं, पर जो जेन्युइन चीज़ें हैं कि रिस्पांस बढ़े, जो पैसे लोन उनकी बात है, इन सब चीज़ों तेज़ी क्यों नहीं हो पा रही है? एक्चुअली ना इसके यूज़ करने वाले कम लोग हैं, जो इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत ही कम लोग हैं और अलग लोग हैं। तो जितना यूज होगा उतना ही निकलेगा। और जैसा कि आजकल दुनिया डिजिटल पे आ गई, मोबाइल पे आ गई, तो एक म्यूज़िक का भी चेंज हो गया। आप मोबाइल पे सारे म्यूज़िक मिल जाते हैं। पहले मेले में होते थे या उर्स मुस्लिमों में होते हैं, इस तरह कई इवेंट होते थे जहाँ पे इनकी खपत होती थी, लेकिन अब वो खपत रुक गई। अब कोई बहुत स्पेशल है तभी इस तरह की बांसुरियाँ जाती। पहले आप देखते मार्केट में लोग बेचते घूमते थे, अब वो भी एकदम बंद हो गया। दूसरा, ये जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आया तो थोड़ा सा बढ़ा। उसके बाद ये भी 1.5 साल से पुलकित खरे जी आए जिलाधिकारी, इन्होंने क्या करा, सबको मालूम था कि यहाँ पर बांसुरी बनती है लेकिन दिखती नहीं थी, तो उन्होंने एक अगर आप एंट्री करी होगी शहर में तो बांसुरी चौराहा दिखाया। वो बहुत अच्छा सा उन्होंने बनाया कि NH 730 पे जो भी निकलता है वो देखता है कि बांसुरी बनी है। वहाँ बांसुरी बनी ही नहीं है, शहर में जगह जगह पे पेंटिंग करी हुई मिलेगी आपको दीवारों पे, और अलग अलग प्रतियोगिता भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो पुलकित खरे हैं वो इसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल बढ़े तब इसकी डिमांड बढ़े।
डिमांड एंड सप्लाई वाला जो मसला है वो फिलहाल रुका हुआ है। प्रचार प्रसार, क्योंकि हम भी जब आए तो हमने बांसुरी देखी, और जब आप पढ़ते लिखते हैं बरेली, हाँ, पीलीभीत के बारे में, तो आप ये भी देख पाते। पैकिंग चल रही दोस्त, क्या नाम है आपका? जी यहीं घर से हैं? हाँ, इसी घर से। क्या करते हैं वैसे आप? ये बांसुरी का ही काम है अपना। पढ़ाई लिखाई वो तो खैर छोड़ दी अभी। कहाँ तक पढ़े? वो 8वां कर लिया मैंने, 8वां कर लिया। 8वां कर लिया, जी उसके बाद नहीं पढ़ा? नहीं, क्यों? काम में लग गए फिर। काम में लग गए। जी आप सजावट का काम कर रहे हैं इसमें? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम। ये कौन सा धागा है? ये रेशम बोलते हैं इसको। रेशम। जी तो ये डिज़ाइन अपने मन से आप करते हैं कि कुछ खास पैटर्न है इसका? नहीं, ये अपने मन से करते हैं। पैटर्न खुद ऐसा बनाते हैं जो लोगों को अच्छा लगे, लोगों को बढ़िया इस तरीके का, मतलब इससे आकर्षित हों लोग जो हैं, और अपने जितना भी अच्छा, हमें अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरों को क्या अच्छा लगेगा। तो ये जो है हम खुद अपने दिमाग नाम से। क्या है? मोहम्मद अजीम। अजीम। अजीम कब से कर रहे हैं काम? ये मुझे काफ़ी टाइम हो गया, आप भी लगभग। इसी घर से हैं, इस जी परिवार से? जी। तो पूरा परिवार ही ये काम करता है, और बनते तो हमने देखा, और बजाते बहुत बढ़िया है इकरार जी। थोड़ा आपने सुना भी, थोड़ा और सुनवाएंगे आपको। फिलहाल हम एक खजाना है, इसको मान लीजिए, इस कमरे में आ रहे हैं, इसमें ढेर सारी छोटी बड़ी अनेकों प्रकार की सुंदर सुंदर बांसुरियाँ रखी हैं, वो आपको दिखाते हैं। इकरार जी बताएंगे भी कब कौन सी बनाई। ये कलेक्शन है हमारे फादर का, हमारे दादा का, ये कलेक्शन रखा हुआ है। बहुत पुरानी पुरानी बांसुरी ये बहुत, ये 50 साल पुरानी हमारी फ्लूट है। अच्छा। हाँ, ये हमारे फादर ने बनाई थी, और इसके दो पीस के अंदर बनाया है इसको, ताकि कि उसको ले जाने में, सफ़र में कोई दिक्कत ना हो। इसको हम बैग में डाल दें और अपने चल दें। और ये बड़ा, 5 साल पुरानी है। हाँ, 50 ईयर्स ओल्ड हो गई सर ये। ये तो नए तरह की लग रही है कि मतलब जुड़ भी जाती है। हाँ हाँ, बजेगी सर। ये बेस की फ्लूट है सर ये। इस तरीके की फ्लूट है। और सबसे पुरानी बांसुरी कौन सी रखी है आपके पास? ये सब ओल्ड मॉडल है सर, ये सब एक से ये हमारे चाबी की फ्लूट है ये। इसका मतलब क्या हुआ चाबी? ये इसका जिस तरह किनालेट होता है ना, उसको ये चाबी का ये ऐसा फंक्शन है इसका। इस उंगलियों से इसको यूज़ करते हैं। अच्छा बनाते हो उतना अच्छा बजाते नहीं हैं आप। और सच बता रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, और बांसुरी सुन के वैसे भी अच्छा लगता है। आप अभी जेरी जी का, जो हमारे कैमरा पर्सन है, हमारे कैमरे के पीछे रहते हैं साथी, उनका चेहरा नहीं दिख पा रहे, कितना खुश है वो सुन सुन के। वो लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और फुल आनंद भी ले रहे हैं। ये हमने मिट्टी का फ्लूट बनाया, आगे ऊपर इसका मिट्टी का भाग है। ये लकड़ी का है, बांस का, ये मिट्टी का भाग पे। तो हमने कोई धातु ऐसी नहीं छोड़ी है जिसमें हम बांसुरी ना बना। कांच का फ्लूट है ये। अच्छा। हाँ, ये कांच का भी हमने बना कर रखा है इस तरीके से। कांच का फ्लूट, मिट्टी का फ्लूट, जी, मेटल का भी बना होगा फिर तो। क्या मेटल? मुझे लगता है। हाँ है, रखा है, ये रखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मेटल का रखा जी।
और जो तमाम और इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं ये सब भी अपने बनाए हुए हैं कि शौकिया नहीं, ये मैंने शौकिया रखे हैं। मेरा काम फ्लूट एंड बीन एंड हाँ। अच्छा तो ये ऑर्डर पे बनाते हैं, अगर हमें मिलता है ऑर्डर तो, क्योंकि इसका एक तुम भी होती है जो लौकी होती है, लौकी वो कड़वी बहुत होती है ये। तो इसका हम पौध लगाते हैं, इसमें निकल आती है, फिर इसको खाली करते हैं, खाली करके इसको हम जो है इसका बीन बनाते हैं, तो बिकती है हमारी, खूब बिकती है ये। कलेक्शन आपका बहुत शानदार है जी। मुझे लग रहा है जैसे और ज्यादा अच्छी बज रही थी कांच वाली। ये सब इस तरीके की फ्लूट है, और छोटी मोटी सभी। सब तरह के अलग अलग साइजेस की, अलग अलग मेटल्स की, अलग अलग चीज़ों की बनी हुई बांसुरियां हैं। ये कृषि इस तरह की हम सजावट करते हैं। ये राज्य पुरस्कार में गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो इस पे पुरस्कार में मिला था हमें। हाँ, बहुत टाइम हो, कैसे ये शायद 2002 में मिला। जी। तो स्टेट अवार्ड तो हमारे यहाँ 4 स्टेट अवार्ड हैं। राष्ट्रपति अवार्ड हमारे फादर को मिल चुका, वो हमारे फादर का फोटो है, अब्दुल नबी साहब है ये। तो ये एक तरीके से इन्हीं ने इस पे बहुत काम करा। इसको स्वर में लाने का काम हमारे पिताजी अब्दुल नबी साहब ने करा। पहले दरअसल शेख नत्था जो थे, छोटे छोटे पीस में बांसुरी बनाकर वो मेलों में बेचा करते थे। उनको सुर का इतना ज्ञान नहीं था। तो फादर जब हमारे आए तो अब्दुल नबी साहब, इन्हीं ने इसको क्या भाई यार ये बांसुरी तो सही है, लिबस्ती है, लेकिन इसको हम स्वर में क्यों ना डालें, और इसे हारमोनियम के पिच हैं, इसकी स्वर की बांसुरी बनाए। तो उन्होंने एक तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करे, इसके चार्ट बनाए कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सा सुराग हो, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, इस पर बहुत ही अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने हर तरीके की बांसुरी को बना के शुरू कर दी। और फिर तो वो महाराष्ट्र और गुजरात और ये कोई उन्हीं ने स्टेट छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक उन्हीं ने उस बांसुरी को भेजा। और उस टाइम फ्रांस के अंदर मेरे ही पिताजी थे जो फ्रांस के अंदर उन्हीं ने माल भेजा, और बड़ी अच्छी क्वांटिटी, डेनमार्क भेजा, तो बड़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर तब सप्लाई गई और बड़ी अप्रिशिएट किया गया उस बांसुरी को। तो पिताजी ने आपको, आपके भाइयों को, सबको ये काम सिखाया, है ना? तो क्या आप उसी इंटरेस्ट से अपने बच्चों को, या आपके बच्चे इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ाते रहेंगे? क्योंकि हम कोशिश करते हैं जब भी किसी इस तरह के कारोबार से या बनाने वाले चीज़ों से जुड़े लोगों से मिलते हैं, तो उनसे ही सवाल ज़रूर पूछते हैं कि क्या वो एक इस कारीगरी को अपने जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन तक पहुँचाएगी, बढ़ाएगी? क्या सोचते हैं? मैंने अभी मेरे बेटे हैं 2, और उनको भी रेडी कर रहा हूँ। एक लड़का है मेरा, मैं उसको यहाँ से बांसुरी बजाने के लिए कहीं भेजना चाहता हूँ, गुरुकुल में, ताकि वो थोड़ा सा पढ़ाकर मैं उसको वहाँ निकाल दूँ। क्योंकि जब तक बांसुरी बजेगी नहीं तो बिकेगी भी नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पीलीभीत से एक आदमी तो कम से कम निकले जो बांसुरी को बजाना सीखे और दुनिया में नाम कमाए। तो और अच्छी सोच है आपकी ये कि कम से कम जहाँ से सबसे ज़्यादा बन रही है वहाँ से एक लड़का ऐसा भी निकले जो बजाने में उस्ताद हो। बजा, तो ये मेरी एक, मैं उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित हूँ कि मैं किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़े, मैं अपने लड़के को इस बांसुरी को ज़रूर सिखाऊंगा, और ताकि बाप दादा का नाम रोशन करे वो, और पीलीभीत में बांसुरी बनती रहे, ये मैं चाहता हूँ। यहाँ की इंडस्ट्री ख़त्म नहीं हुआ, मैं रहूं और मेरे बाद लड़का रहे, ये चलना चाहिए सिलसिला, इसे ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। भले को दूसरे कारोबार होते रहे, लेकिन साथ में ये कारोबार ज़रूर होता रहे,
ये मेरा प्रयास है। और बाकी योगी जी आ गए तो हो सकता है कुछ और बढ़िया हो जाए। योगी जी आ जाएं, आ रहे हैं। आप बिल्कुल आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? काम करा है तो आएंगे, 100% काम आएंगे। किया है, पीलीभीत के लिए भी काम किया है। हाँ हाँ, पीलीभीत में भी काम किया। हाँ, क्या अच्छा लगता है आप? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने रोज़गार की बात करूँगा। देखिए मेन चीज़ रोज़गार के लिए यहाँ पर बहुत सी ट्रेनिंग्स हुई योगी जी की। उसमें 100 लोग कारीगर जो है वो उन्होंने ट्रेनिंग्स ली। यहाँ पर लोगों को 2-2 हज़ार रुपया प्लस उसकी किट है वो भी मिली। इस विश्वकर्मा जो थी वो भी उनकी एक वो थी स्कीम, उसके तहत भी लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग्स किए हैं। तो बाकी इतना बड़ा चौराहा बांसुरी का बना दिया। तो ये सब अभी छोटे छोटे काम हुए हैं, लेकिन बेसिक चीज़ पे अगर वो हाथ रख देंगे तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा काम किया जाए और हम लोग सक्सेस ना हो। ठीक बात। अच्छा, एक आखिरी में 1-2 चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि बांसुरियाँ तो तमाम बाज़ार में बिकती हैं, है ना? कोई मान लीजिए सीखना चाह रहा है, समझना चाह रहा है और वो ख़रीदना चाह रहा है, तो वो कैसे अंतर करे कि कौन सी सही बांसुरी है, कौन सी नहीं है, असली है, सीखने लायक है? जो बेसिक जो सीखने वाले लोग हैं उनके लिए फर्स्ट जो है हम सी नेचुरल और सी शार्प, ये 2 फ्लूट हम चूज़ करके उन्हें देते हैं और इस पर ही वो बांसुरी सीखते हैं। ये एक ऐसा मिडिल का फ्लूट है जो उनके हाथ में आराम से आ जाता है और उसको बहुत जल्दी सीख जाते हैं। वो एक हमने दो टाइप की फ्लूट, यानी कि सी नेचुरल और सी शार्प, ये ना तो ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है। बस यहाँ रखी हैं। हाँ, ये क्या रखिए। कीमत उनकी होती है? उनकी कीमत हमारे पास तो 250 रुपये 200 रुपये का रेट है उसका। मार्केट में कितने तक मार्केट लेगा वाले कि तो ठीक रहेगा? मार्केट में तो आपको लेंगे तो वो तो 600 रुपये की देंगे, 700 रुपये की देंगे। लेकिन हम चूँकि पूरे भारत को हमें देखना है, हमें किसी एक व्यक्ति को बांसुरी सप्लाई नहीं करनी है। हमें पूरे भारत के अंदर बांसुरी, हमारे जो भी कस्टमर जो बड़े बड़े स्टोर हैं वहाँ पर हम बांसुरी देते हैं। और हम चाहते हैं कि ये बांसुरी जो है सस्ते दामों पे और सबके पास पहुँचे, ताकि जितना हम सस्ता बेचेंगे वो आदमी लेगा भी और उसको आगे बढ़ेगा भी। ऐसा भी अगर हो जाए, जैसे पीलीभीत है बांसुरी के लिए जाना जाता है, बांसुरी चौराहा तो बन ही गया, कोई ऐसी मेन रोड पर ऐसी कोई जगह सरकार बनाए जहाँ आप जैसे लोग जो है उनको स्टोर मिले, जगह मिले और वो बेचें, तो कम से कम गुजरने वाले लोग हैं बांसुरी वहाँ से खरीद सकें। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमने एक चीज़ और रखी है, हमने कहा क्यों ना स्कूलों के अंदर कंपलसरी करा जाए इसको। जब उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 10,000 स्कूल होगा सरकारी, अगर इसको 1 घंटा इसमें म्यूज़िक में संगीत में दे देंगे और 50 बच्चे भी अगर बांसुरी सीख रहे हैं, ज़रा आप जोड़िए कितना बांसुरी के अंदर सप्लाई हो जाएगा। यहाँ की बांसुरी वालों की भी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी और सप्लाई बहुत हो जाएगी। तो इस पे प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहें तो हमारा काम चलता रहेगा, बांसुरी बजती रहेगी कृष्ण जी की, और हम बजाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये बांसुरी बजती रहे, बनती रहे और आप तक पहुंचती रहे, और जो उसकी सुरीली आवाज़ है वो हम सब के कानों तक पहुंचती रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। हम ऐसे ही जहाँ भी जिस शहर में जाएंगे वहाँ की जो भी खास चीज़ होगी आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।